लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, तो आज हमको इसको समझ के फिर से एक बार और इसके स्टेटमेंट्स लिखना है। तो हमें क्या गिवन है बेटा कि ए बी सी डी में ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी एंड बी सी आर इक्वल, दिस इज गिवन। और हमें प्रूफ क्या क्या करना है, एक तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है और ए सी एंड बी डी आर इक्वल। ये आपकी तीन चीज़ें जो आपको प्रूफ करनी है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी ए सी एंड बी डी इक्वल आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट गिवन है, एग्ज़ाम में हिंट नहीं होगी। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। एग्ज़ाम में कभी भी हिंट लिखी हुई नहीं आती जो एनसीईआरटी में गिवन होती है, ये बात तो आपको पता ही है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट से सी से एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ पैरेलल टू ए डी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और हमने इस ऊपर वाली लाइन को भी एक्सटेंड किया, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, बेसिकली ये जो शेप है ए डी सी ई, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इसको हमने इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन से बना दिया। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो शेप इज पैरेललोग्राम। ये आपकी फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बात क्या है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ए डी इज इक्वल टू सी ई। इतनी बात समझ में आ गई। तो ए डी एंड सी ई इक्वल है, पर ए डी तो बी सी के इक्वल था। तो यदि हम इस ट्राइंगल पर फोकस करें, इन ट्राइंगल बी सी ई, इफ वी फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो हमने ट्राइंगल्स में क्या पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपका ये एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, इतना स्टेटमेंट्स पहले लिखो। या चलो पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये एंगल इक्वल आ गए। अब ये लाइन पैरेलल है, एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल ए एंड ई आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड यू नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो ये एंगल यदि x है तो ये वाला एंगल आपका क्या आएगा, 180 माइनस एक्स। रीज़न क्या लगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये स्ट्रेट लाइन, ये रे, इन दोनों एंगल का सम एंगल b प्लस एक्स भी क्या होगा, 180। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, लीनियर पेयर। तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 180 माइनस एक्स। ए भी आ गया 180 माइनस एक्स, बी भी आ गया 180 माइनस एक्स। तो एंगल ए और बी की वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वल। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले हम इतने स्टेटमेंट लिख लें। तो गिवन क्या हो गया, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी बी सी के पैरेलल है और ए डी और बी सी इक्वल है, ये गिवन है। टू प्रूव में ये चारों पार्ट एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। 1 2 4, एंगल ए एंगल बी के इक्वल, एंगल सी एंगल डी के इक्वल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि सारे पार्ट आए, सिर्फ ये भी दे सकते हैं कि डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल है, तब भी आपको एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो भी लिख सकते हो कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। आप ये एज इट इज़ पूरा छाप सकते हो कंस्ट्रक्शन में, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख दो। या आप लिख सकते हो एक्सटेंड की बजाय प्रोड्यूस यूज़ कर सकते हो कि प्रोड्यूस ए बी टू प्रोड्यूस ए बी एंड ड्रॉ डी सी ई पैरेलल टू डी ए टू इंटरसेक्ट, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए टू इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। ये प्रोड्यूस ए बी की बजाय सीधे ये लिखो ड्रॉ
CE पैरेलल टू DA टू इंटरसेक्ट AB प्रोड्यूस्ड एट E। मतलब E जो पॉइंट है, ये E वाला जो पॉइंट है, ये AB के एक्सटेंड करने पर AB पर ही लाई करता है, ये हमने बता दिया। ये क्यों करा? ताकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल रहे। हाँ, AB तो DC के पैरेलल है, बट वी वांट दिस पोर्शन शुड बी ऑल्सो पैरेलल। लाइन कहीं और नहीं जाना चाहिए, ये पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए। इसलिए हमने AB को एक्सटेंड करने पे और CE एक लाइन बनाई जो DA के पैरेलल है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E है, ये मेंशन कर दिया। तो हमारा कंस्ट्रक्शन तक काम कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करें राइटिंग द प्रूफ। तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि ये तो पैरेललोग्राम बन गया। अब हम बोलेंगे कि AD इज पैरेलल टू CE एंड AE इज पैरेलल टू DC। AD इसके पैरेलल है और AB पैरेलल है DC के, इसका मतलब AE भी DC के पैरेलल होगा। हाँ, AE इज पैरेलल टू DC। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, AB इज पैरेलल टू DC, दिस इम्प्लाइज AE भी पैरेलल होगा DC के। AE DC के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो शेप क्या बन गया? पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइज ADCE इज पैरेललोग्राम as both pair of opposite sides are parallel to each other। दोनों अपोजिट साइड्स की पेयर एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है कि AD एंड CE आर इक्वल रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू CE रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम बन गया, ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की तो आपस में इक्वल होंगी। फिर हम क्या बोलेंगे कि अब ये पर हमको क्या गिवन था कि BC DE AD के इक्वल है, बट BC इक्वल टू AD, दिस इम्प्लाइज आपका ये BC और CE आपस में इक्वल हो गए, ये हमको गिवन था। तो AD CE के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, या आप इसको AD इक्वल टू BC, तो ये भी AD के इक्वल, ये भी AD के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो BC इक्वल टू CE यहीं पर लिख दो, दिस इम्प्लाइज एंगल CEB इक्वल टू एंगल CBE इक्वल टू X। रीजन, इन ट्राइंगल CBE या BCE, इन ट्राइंगल BCE एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई इस ट्राइंगल की, इसलिए इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। इतना काम खत्म। अब आपको सिंपली क्या करना है? एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो अब हम क्या लिख देंगे? इसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180। रीज़न, को इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर भी लिख सकते हो, पर इसमें हम पैरेललोग्राम है तो हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो E तो हमारा कितना है? एंगल ESX, तो एंगल A प्लस एक्स इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल A की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस एक्स। इसको हाईलाइट करके फर्स्ट कर दिया। फिर हम क्या करें कि एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180। फिर हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180। रीज़न इसका क्या है? इसका है लीनियर पेयर। पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि एंगल CBE भी x है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल B इक्वल टू 180 और CBE उधर जाएगा, माइनस होगा, पर CBE किसके इक्वल है? x के, तो एंगल B भी आ गया 180 माइनस एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2,
फर्स्ट और सेकंड से ए भी 180 माइनस एक्स के इक्वल है, बी भी 180 माइनस एक्स के इक्वल है, तो ए और बी आपस में क्या हो गए, इक्वल। एक्सियोम, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव, हाँ पार्ट 1 प्रूव हो गया आपका, पार्ट 1 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। फिर आपका सेकेंड पार्ट में हमको क्या लाना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। इतना कंसेप्ट क्लियर। अब हमको एंगल सी और एंगल डी को इक्वल लाना है, तो अब सिंपली आप देखें यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लिख देंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एक्स। रीज़न अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। और फिर यहाँ पर देखो ये आपकी पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, तो ये यूं जेड बन रहा है, इधर से ऐसे देखें जेड बन रहा है, तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी क्या आएगा, एक्स। तो हम लिखेंगे एंगल ई बी सी या सी बी ई, एंगल सी बी ई किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इम्प्लाइज एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, क्योंकि डी भी एक्स के इक्वल है और सी भी एक्स के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल, तो एंगल सी और डी इक्वल हो गए, एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमें थर्ड पार्ट में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी, हाँ ए बी सी एंड बी ए डी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए टी, नाम में क्या दिख रहा है, ए बी और बी ए बी पे बी ए आ रहा है, मतलब कॉमन है, तो हम क्या लिख दें सीधे, ए बी इक्वल टू बी ए। रीज़न क्या हो गया, कॉमन, सेम साइड या कॉमन साइड। ए बी और बी ए इक्वल है, और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल, तो बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है। तीसरा, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल आप प्रूफ कर चुके हो, तो एंगल ए बी ए सी में एंगल बी आएगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। रीज़न क्या हो गया, प्रूव्ड अबव। तो अब आप डायग्राम में देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो बाय ऐसे एस triangle ABC is congruent to triangle BAD। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से क्या होगा, AC इक्वल टू BD। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू BD बाय CPCT। लास्ट में हैंस प्रूव्ड। ये आपका फोर्थ पार्ट भी क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना था, ये थर्ड पार्ट था, दिस इज योर फोर्थ पार्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है बेटा, हाँ। तो अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। विद दिस हमारे एक्सरसाइज 8.1 फिनिश। अब हम आ गए एक्सरसाइज 8.2 के पहले वाले कंसेप्ट पे, दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट विच इज़ नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट का नाम तो आप जानते हो, मिड पॉइंट मतलब किसी भी साइड का बीच वाला पार्ट जो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो यदि हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी का मिड पॉइंट है डी, मतलब ए डी एंड बी डी इक्वल होंगे, और ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, हाँ। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमको गिवन है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब तो आप जानते ही हो कि ए बी पहले लिखा है तो ए बी का मिड पॉइंट डी है, बाद में ए सी लिखा है, उधर ई लिखा है, तो ए सी का मिड पॉइंट ई है, या आप लिखोगे कि डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक। अब हमने यदि इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन आई, तो ये जो लाइन है, ये ट्राइंगल की 2 साइड्स आप ले चुके हो, 2 साइड्स का मिड पॉइंट ले चुके हो। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो ये जो थर्ड साइड बची है ये इसके पैरेलल होगी, और ये वाली साइड इसके हाफ के इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करना है। दिस इज़ नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम, कि यदि हमने किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो लाइन आएगी
वो थर्ड साइड के ट्राइंगल की जो रिमेनिंग साइड है उसके पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। एंड बेटा इसका प्रूफ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम आसान सा प्रूफ है और ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो गिवन ये हो गया कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। इन ट्राइंगल ए बी सी भी लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई बी सी के पैरेलल है एंड डी ई बी सी के हाफ के इक्वल है, डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हमको प्रूफ करना है। अब इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम इस साइड के इक्वल इसको एक्सटेंड किया, जितना ये था उतना ही इसको एक्सटेंड किया, सपोज कोई पॉइंट F तक, और इस C और F को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, जितना हमारी साइड DF थी उसके इक्वल हमारी थी 5 थी, तो हमने इधर 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया और जो पॉइंट आया उसको लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो हमारी कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे एक्सटेंड DE टू F। DE को F तक एक्सटेंड करो, ये E है, दिस इज E। सच दैट, किस तरह से कि DE एंड EF इक्वल हैं, DE EF के इक्वल हो, और हमने क्या किया, जॉइन CF। तो इसके आगे लिखेंगे जॉइन CF। इतनी बात क्लियर। नाउ कैन यू मेक दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है आपको, ये साइड इसके इक्वल आपने कंस्ट्रक्शन से बना दी, और ये लाइन ऐसे क्रॉस हो रही हैं। हाँ, ये लाइंस आपकी ऐसे क्रॉस हो रही है, तो ये एंगल क्या बने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसे ऐसे ये ट्राइंगल AED और CEF क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यू कैन प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, इट्स वेरी सिंपल टू प्रूव। तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो अब आपका प्रूफ में क्या आ गया, प्रूफ इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF। ट्राइंगल के नाम ध्यान से लिखना है। AED AE CE के इक्वल है तो AE पे CE आना चाहिए, DE EF के इक्वल है तो उस पर वो आना चाहिए। इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF AE इक्वल टू CE, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, और DE इक्वल टू FE। हाँ, DE और EF इक्वल है, DE FE के इक्वल है, ये हमने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरा हमारा क्या है, एंगल AED। एंगल AED किसके इक्वल है, एंगल CEF के। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो बाय SAS ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CEF के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, AED एंड CEF। तो अब इसकी CPCT से हमें क्या लेना है, हाँ, इसकी CPCT से हम एक तो ये लेंगे कि ये वाली साइड इसके इक्वल है CPCT से, दूसरा हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है बाय CPCT। ठीक है, अब ये जब हम एंगल लेंगे तो आप ये देखो ये क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ Z और एंगल इक्वल, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल। तो ये लाइन इतना पोर्शन पैरेलल, पर यही लाइन तो एक्सटेंडेड है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल। तो आप इस पे फोकस करो, इस पोर्शन पे। तो ये साइड्स तो आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो गई ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। तो ये जो साइड से इक्वल और पैरेलल हो गई, तो ये जो आपका शेप बना है, ये शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्वाड्रिलेटरल में तो पैरेललोग्राम बन गया। तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल और पैरेलल होगी, तो आपको DE को BC के पैरेलल प्रूव करना था, हो गया। फिर DE और BC का हाफ इक्वल होगा, तो ये E क्या है, DF का मिड पॉइंट, तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC आ जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रूफ है ना। तो अब चलो लिख लेते हैं कंटिन्यूएशन में। हमारा यहाँ तक हो गया SAS। हमने CPCT से क्या बोला, AD इक्वल टू
CF. This implies AD equal to CF and angle EAD equal to ECF. दोनों का रीज़न बाय CPCT, ठीक है। CPCT से हमारा ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब हम देखें कि अब क्या एंगल इक्वल हो गए, अब हमको क्या लिखना है, बाय कन्वर्स ऑफ AI है। दिस इम्प्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ AIA क्या हो गया, AD इज पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF। AD पैरेलल है मतलब AB पैरेलल है CF के, क्योंकि AD जो है, हाँ ये AD यदि पैरेलल है तो ये AB भी पैरेलल होगी, क्योंकि सेम लाइन है, D कोलिनियर है। तो AB पैरेलल है CF के, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि DB पैरेलल है CF के। तो दिस इम्प्लाइज BD इज पैरेलल टू CF, ठीक। अब BD आ गई CF के पैरेलल, और यहाँ हमने बोला AD CF के इक्वल है, तो हम क्या बोले, AD इक्वल टू CF एंड AD इक्वल टू BD। AD BD के इक्वल है, क्यों AD BD के इक्वल है, क्योंकि वो आपका जो है वो मिड पॉइंट है ना। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, AD BD के इक्वल है, रीज़न क्या था, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, D मिड पॉइंट है AB का। AD CF के इक्वल है, AD BD के इक्वल है, इसका मतलब BD एंड CF आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज BD एंड CF आर इक्वल। अब BD CF के इक्वल है और BD CF के पैरेलल है, सो BD, डायग्राम में नाम देखना पड़ेगा, BD CF नहीं लिख सकते, हाँ BDFC है, BDCF लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगी, C यहाँ है, BCFD लिख सकते हैं, BDFC लिख सकते हैं। सो BDFC इज अ पैरेललोग्राम, सो BDFC इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि BDCS आप चाहो तो यहाँ फिर से लिख दो, इज BD इक्वल टू CF एंड BD पैरेलल टू CF। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, शेप क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसकी बची हुई साइड BC किसके पैरेलल होगी, BC इज पैरेलल टू DF, BC पैरेलल टू DF एंड BC इक्वल टू DF। दिस इम्प्लाइज BC इज पैरेलल टू DF एंड BC इक्वल टू DF। रीज़न, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो BC DF के पैरेलल है, तो DF पे ही पॉइंट आपका क्या लाया कर रहा है, E, हाँ DF पर ही आपका पॉइंट है, ये DF है, DF पे पॉइंट E है। यदि BC DF के इक्वल है और BC DF के पैरेलल है, अभी हमने यही प्रूफ किया कि BC DF के पैरेलल और इक्वल है, तो BC DF के पैरेलल एंड इक्वल है, पैरेलल पे एक लाइन बन गई थी, तो DF की जगह हम DE लिख सकते हैं, तो BC DE के भी पैरेलल होगी, और BC और DF इक्वल है तो दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। टू थिंग्स आर इक्वल, देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल, तो हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ DF होगा। और आपको क्या पता है कि DF पे ये दोनों आपस में इक्वल थे, E मिड पॉइंट है DF का, तो हाफ ऑफ DF को हम DE भी लिख सकते हैं, EF भी लिख सकते हैं, पर हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, थ्योरम में प्रूव करने को DE, तो हम इसको DE लिख दें। दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ BC इक्वल टू DE, तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड DE इज पैरेलल टू BC, दोनों कंडीशन प्रूव हो गई। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड। तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसको पूरा लिख करके ढंग से याद करना है आपको। तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो देखो हमें गिवन क्या था, ट्राइंगल ABC जिसमें इन्होंने E और F को मिड पॉइंट ले लिया, NCERT का डायग्राम है। E एंड F आर टेकन एज मिड पॉइंट, मतलब AE BE के इक्वल है, AF BF के इक्वल है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने F को एक्सटेंड किया D तक, ताकि ये दोनों भी आपस में इक्वल आ जाए। मैं ना सेम कलर से बना देती हूँ, ये इसके इक्वल
ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये हमको गिवन है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये वाली साइड, ये रेड साइड इस ब्लू के इक्वल है, हाफ के इक्वल है और इसके पैरेलल है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि हमने इसको इसके इक्वल बनाया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। फिर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका ट्राइंगल AFE और ट्राइंगल CFD कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCD से AECD के इक्वल हुआ और AECD के पैरेलल हुआ, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, या आप ये एंगल इक्वल करोगे तो भी यहाँ पर Z बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगेगा, AIA इधर लगाओ या इधर लगाओ, चॉइस तुम्हारी है। रिलेशन यही आएगा कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ AIA। ये लाइन पैरेलल हो गई तो इसको एक्सटेंड कर दें तो ये पूरी लाइन भी इसके पैरेलल होगी। और हमको क्वेश्चन में क्या पता था कि ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल है। अब हम कह रहे हैं ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल, तो ये साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो ये शेप क्या बन गया, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। हाँ, तो ये वाला जो शेप है आपका, ये शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम, दिस शेप। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो आपका DE और BC आपस में इक्वल एंड पैरेलल, तो उसका हाफ कर दे तो हाफ भी इक्वल एंड पैरेलल। तो ये हाफ में ये आपका EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यही प्रूफ करना था। देखो समझने की बातें इतनी है, लिखने में आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है ना, थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, बट समझ के लिखोगे तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में स्टेप्स क्लियर रहेंगी। यदि आप रटने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे कि पहले क्या, बाद में क्या, कौन सा स्टेटमेंट मिस किया, पता नहीं चलेगा। तो दिस वाज द मिड पॉइंट थ्योरम। अब ऑब्वियसली कोई थ्योरम होता है तो उसका कन्वर्स भी होता है। तो अब इसका कन्वर्स क्या होगा कि यदि ये साइड लाइन का मिड पॉइंट है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड के पैरेलल लाइन, तो थर्ड साइड का भी क्या होगा, मिड पॉइंट। हमको क्या प्रूव करना है कि AF एंड CF आर इक्वल। दिस विल बी नोन एज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमको क्या प्रूव करना है कि एक साइड का तो मिड पॉइंट है, एक साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को जहाँ पे पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो भी उसका मिड पॉइंट होगा। तो हम इसके प्रूफ में क्या करें, हम यहाँ पर मान लें कि भैया ये पैरेलल नहीं, ये पैरेलल है, हाँ, पर ये मिड पॉइंट नहीं है, तो कहीं और तो मिड पॉइंट होगा AC का, कोई तो मिड पॉइंट होगा AC का। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक मिड पॉइंट बना दिया G। हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दी कि लेट G बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने बोला कि G AC का मिड पॉइंट है। हाँ, अच्छा, गिवन क्या है, गिवन है आपको कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB और EF इज पैरेलल टू BC। EF BC के पैरेलल है, E मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। वी वांट टू प्रूव दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमको प्रूव करना है कि F मिड पॉइंट है AC का, ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली कंस्ट्रक्शन क्या कर दी कि हमने ये इसकी जगह, ये F यदि मिड पॉइंट नहीं है तो G होगा, हमने उसको मान लिया कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब सही है ना, डायग्राम पे डायग्राम ओवरलैप हो गया कि भाई ये नहीं है तो ये होगा, F नहीं है तो G मिड पॉइंट होगा। अब G मिड पॉइंट है तो आप क्या करो, आप इसको E और G को ज्वाइन कर दो। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन E G या GE। अब आप देखो कि इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए ना, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। अभी तो पढ़ा अपन ने कि दो साइड्स का मिड पॉइंट हो तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी। अब हम प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC E and G आर मिड पॉइंट्स, E and G are midpoints of AB and AC respectively.
सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, EF इज पैरेलल टू BC, EF BC के पैरेलल आ जाएगी। पर हमें को G मिड पॉइंट है, तो EG इज पैरेलल टू BC। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। पर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था कि EF इज पैरेलल टू BC, बट EF इज पैरेलल टू BC। ये हमको गिवन है कि EF BC के पैरेलल है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि EF भी BC के पैरेलल है और EG भी BC के पैरेलल है, दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो आपस में पैरेलल होना चाहिए ना। अपन ने पढ़ा हुआ है, टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दिस इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू EG, EF और EG आपस में पैरेलल। देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, दोनों सेम पॉइंट पे मीट कर रही हैं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या थी, लाइन्स विच नेवर मीट ईच अदर, जिनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, या तो दोनों का पॉइंट E कॉमन हो गया, तो ऐसा कैसे संभव है, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। कब तक, एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब, जब ये F और G ये दो अलग अलग पॉइंट ही नहीं हो, ये सेम पॉइंट हो। हाँ, ये अलग अलग हो ही नहीं, हम कह रहे हैं कि EF और EG, पर वो एक्चुअली एक ही है, या तो EF है या EG है ना। F और G अलग अलग है ही नहीं, F और G सेम पॉइंट है, उसी को हम दो नामों से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो ये कब पॉसिबल है, EF इज पैरेलल टू EG, ये कंडीशन आ गई, बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड G कोइंसाइड, मतलब F और G कोइंसाइड कर जाए, मीन्स वो अलग अलग पॉइंट नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि लाइन सेम लाइन के दो लाइन एक ही पॉइंट से पैरेलल लाइन नहीं निकल सकती, एक पॉइंट से दो पैरेलल लाइन नहीं निकल सकती। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो आप पढ़ रहे हो आपको पता ही है। तो ये पॉसिबल कब होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि EF और EG पैरेलल, ये नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है, जब F और G कोइंसाइड कर जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि EF इज पैरेलल टू, इसका मतलब ये कोइंसाइड कर गई, तो ये कोइंसाइड कर गई, मतलब ये तो मिड पॉइंट था G, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो दिस इम्प्लाइज F इज मिड पॉइंट ऑफ, दिस इम्प्लाइज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यदि F और G को इंसाइड कर गए तो हमने G को क्या माना था कि G तो मिड पॉइंट है AC का, तो F भी मिड पॉइंट है AC का, तो इसका मतलब F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। ये आपका इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और तरह से प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी सेम उस वे में कि भाई ये दोनों तो मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन में अब लाइन पैरेलल बना दी इसके। हाँ, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि हमने साइड इसके पैरेलल बना दी। तो अब आप देखो, जो हमारा पहले था सब कुछ वैसा, इसका प्रूफ कम आता है एग्जाम में ना, मिड पॉइंट का ज़्यादा आता है। हमने ये लाइन इसके पैरेलल बना दी, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है हमको, तो हमारा क्या हो गया, और हमको क्या प्रूफ करना है कि F मिड पॉइंट है AC का। अब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम हो गया ना, एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो भैया BE CD के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और AE और BE आपस में इक्वल थे, क्योंकि E क्या था, मिड पॉइंट, तो AE DC के इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज AE CD के इक्वल है। हाँ, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। और आपके पास क्या है, और आप इधर से देखो ये Z, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, इधर से देखो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ASA लग गया। ASA से ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आपका क्या आ जाएगा, AF इक्वल टू CF। दिस इम्प्लाइज AF इक्वल टू CF बाय CPCT। AF और CF इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब F इज मिड पॉइंट ऑफ AC।
ये थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसमें मैंने बाकी चीज़ें नहीं लिखी अभी, कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेगी कि ये गिवन ये है कि ये ई मिड पॉइंट है, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, टू प्रूव आपका कि एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये तो सेम है। फिर कंस्ट्रक्शन में आप इसमें क्या लिखोगे कि ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ए टू इंटरसेक्ट ई एफ प्रोड्यूस्ड एट डी। हमने इससे एक लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है और यहाँ से एक लाइन बनाई तो दोनों इंटरसेक्ट कर दिए पॉइंट डी पर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। फिर हमने बोला कि ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पर ये वाला शेप बन गया पैरेललोग्राम, तो ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो गए। तो इधर से देखा तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इधर से देखा तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो साइड इक्वल है। तो ए ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCT से आपका ये आ गया। आप AAS से भी कर सकते थे, आप ये वाले एंगल्स भी इक्वल ले सकते थे वर्टिकली अपोजिट, और इसमें से कोई भी एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लेते तो AAS से भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते। CPCT से AF एंड CF इक्वल, दैट शोज AF इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का थ्योरम का एग्जाम प्रूफ कम आता है एग्जाम में, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसका स्टेटमेंट ये है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरे साइड के पैरेलल है, तो तीसरी साइड को भी कहाँ करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगी, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें आपको क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल के अंदर सब साइड्स का मिड पॉइंट दे दिया। हाँ, इन ट्राइंगल ABC D E एंड F आर मिड पॉइंट्स, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, सारी साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए और इनको फिर हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमको एक और ट्राइंगल मिल गया। आप ध्यान से देखो तो आपको 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड और एक ओरिजिनल ट्राइंगल था ही, टोटल 5 ट्राइंगल बन गए। हाँ, तो 4 छोटे ट्राइंगल बन गए। आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो हम क्या करें, देखो ये वाला मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट गिवन इन ट्राइंगल ABC D एंड F आर मिड पॉइंट्स, तो DF मिड पॉइंट है, तो DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। ये वाली साइड इसके पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल हो गई, किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दो साइड का मिड पॉइंट, तो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल। अब हम देखें हमें E क्या दे रखा है, E तो ऑलरेडी इसका मिड पॉइंट है, मतलब BE और CE इक्वल है, BE CE दोनों आपस में इक्वल है किसके, हाफ ऑफ BC के। तो अब यदि आप देखें तो ये जो DF है ये हाफ ऑफ BC के इक्वल है और BE भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल और इसके पैरेलल, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इस शेप में इक्वल एंड पैरेलल, तो शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो ये आपका BEFD पैरेललोग्राम बन गया। और जैसे ही ये पैरेललोग्राम बना, ये आपकी क्या हो गई, डायगोनल। ये पैरेललोग्राम में अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है। पर हमने थ्योरम इसमें क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले क्या थ्योरम डिराइव किया था कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जैसे ही आपका पैरेललोग्राम बना, ये ट्राइंगल 2 और 3 आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फिर सिमिलरली आप देखो ये साइड इसके भी इक्वल और पैरेलल हुई, क्योंकि CE भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है, DF भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है, तो DF एंड CE भी इक्वल और पैरेलल हो गए, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल। तो ये जो शेप है ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसको ध्यान दें, ये भी डायगोनल है, पर डायगोनल क्या करती है, पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो ट्राइंगल 2 एंड 4, पहले हमने क्या किया था कि 3 कॉन्ग्रुएंट है 2 के, अब हमने बोला 4 कॉन्ग्रुएंट है 2 के। 3 और 2, 4 और 2 कॉन्ग्रुएंट, दोनों सेम के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये 3 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सिमिलरली अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स यू नीड टू प्रूव 1 मोर पैरेललोग्राम। तो अब आप देखो यहाँ पर अब आपको दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब आप ये ले सकते हो कि ये वाली साइड
ट्राइंगल में अब या तो ये वाली साइड से ले लो या ये वाली, ये डी ई का तो काम हो गया है, अब आप डी एफ का, अब आप ये लो या ये लो, आपकी मर्जी। यदि आपने डी और ई ले लिया कि डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो डी ई पैरेलल होगी ए सी के और डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। पर एफ क्या है इसका, मिड पॉइंट, तो ए एफ भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी। तो डी एफ, ये डी ई एंड ए एफ आपस में क्या हो गए, इक्वल और पैरेलल। तो ये जो शेप है ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम, एंड दिस इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये ट्राइंगल 4, इसके ये 1 और 2 भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया 2 के, देखो 1 भी 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 4 भी 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 3 भी 2 के कॉन्ग्रुएंट है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस वजह से आपका क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 2 3 4 सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बड़ा ट्राइंगल किस में डिवाइड हो गया, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। यही आपको बताना था, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी 9th में एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम करोगे तब भी काम आएगा और 10th में भी ट्राइंगल्स में काम आएगा। तो अब हमको गिवन क्या है, अब हम इसके स्टेटमेंट ढंग से लिखें। तो गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको चारों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो नाम आप लिख सकते हो, ट्राइंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ। इन चारों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। फिर हम क्या करेंगे, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं चाहिए। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड एफ, जब भी मिड पॉइंट थ्योरम लिखना है तो सबसे पहले ट्राइंगल बताओ कौन सा ट्राइंगल, फिर मिड पॉइंट्स बताओ कौन से मिड पॉइंट्स गिवन है, फिर बोलो कि ये लाइन इसके पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively. So by midpoint theorem क्या हो गया, DF is parallel to BC and DF equal to half of BC। ये आपकी कंडीशन आ गई मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, बट बी ई इक्वल टू सी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। रीज़न क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ई मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी ई और सी ई भी आपस में इक्वल है और हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है और ये भी हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज डी एफ इक्वल टू बी ई एंड डी एफ पैरेलल टू बी ई। डी एफ बी ई के इक्वल और पैरेलल हो गया और यहीं पर लाइन खींच के लिख दो, डी एफ इक्वल टू सी ई एंड DF is parallel to CE। अब क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो शेप क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो दिस इम्प्लाइज BEFD, BEFD इज पैरेललोग्राम। और इधर क्या हो गया, CEDF इज अ पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइज CEDF इज अ पैरेललोग्राम। इधर ये पैरेललोग्राम हो गया, उधर वो पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, अब हम क्या लिख दें, दिस इम्प्लाइज, हाँ DE डायगोनल है तो ट्राइंगल BDE इस कॉन्ग्रुएंट, नाम क्या लिखे मैंने, BED लिखा है तो वही लिखूँ मैं, ट्राइंगल BED
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई डी एफ डी ई। हाँ, और रीजन क्या आएगा, डायगोनल डी ई डिवाइड्स, है ना। आप चाहें तो एक बार लिख दें कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख दें डायगोनल डिवाइड्स, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें भी आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, ट्राइंगल सी एफ ई, ट्राइंगल सी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ई डी ई एफ। ये आपके दो आ गए ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करें। अब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करें, ठीक। तो अब हमने क्या ले लिया, इसमें हमको ये वाली साइड दिख रही है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम AD, E and F midpoint, तो AD is EF is parallel to AB and EF equal to half of AB। और अब हमें कौन सा चाहिए, हमें सिर्फ AD चाहिए, बट AD equal to half of AB, रीजन D is midpoint of AB। This implies EF and AD equal and parallel, तो AD equal to EF and AD parallel to EF, ठीक। तो ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल होगा, इसका मतलब ADEF इज अ पैरेललोग्राम, ADEF इज पैरेललोग्राम। अब जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ADF is congruent to triangle ADF is congruent to triangle ADEFD। हाँ, रीजन वही, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अब हमारा ये जो तीनों कंडीशन आ गई है, हाँ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फ्रॉम 1 2 3 आपका क्या आ जाएगा, चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम 1 2 एंड 3। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा गड़बड़ क्या की है, ट्राइंगल्स की नेमिंग सही नहीं रखी। हाँ, यहाँ पर मैंने FDE लिख दिया, यहाँ DEF लिख दिया, वहाँ EFD लिख दिया। ये सब सेम होना चाहिए। यदि आपने यहाँ ट्राइंगल BED, हाँ, BED की बजाय हम इस पर फोकस करें, यदि हम इसको हर बार DEF लिखते हैं तो ये DEF कॉन्ग्रुएंट किसके साथ होता, EDB के, EDB के। उधर क्या आता, इधर आपने DEF के साथ क्या लिखा है, दूसरा CFE। और तीसरा आपका क्या है, DEF लिखेंगे तो FAD। सब में ये ट्राइंगल का नाम सेम रखो, तो ये सारे ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड। तो एक बार ट्राइंगल्स के नेम NCERT में आप सॉल्यूशन में देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर, कल हम इस पे बेस्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।